गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज़। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्मॉल स्केल फिशर्स जो हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने अपने कंसर्न्स रेज़ किए हैं डब्ल्यूटीओ के जो टेक्स्ट है फिशरीज सब्सिडीज़ के ऊपर। तो उन पे उन्होंने अपने कंसर्न्स रेज़ किए हैं। तो वर्ल्ड का जो फ़िश स्टॉक है, आपको पता होगा कि लगभग 37.7% जो वर्ल्ड का फ़िश स्टॉक है वो ऑलरेडी ओवर फिश हो चुका है। ठीक है। $35 बिलियन की गवर्नमेंट सब्सिडीज़ जो हैं वो फ़िशिंग को दी जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो सब्सिडीज़ देते हैं वो चाइना, ईयू, यूएस, साउथ कोरिया और जापान है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसमें जो है हर फिशर फैमिली को लेस दैन $15 की सब्सिडीज़ पर ईयर दी जाती है। तो डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट क्या है फिशरीज सब्सिडीज़ पर? जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2022 में, उसमें एक मेजर स्टेप लिया गया था कि हार्मफुल फिशरीज सब्सिडीज़ जो हैं उसको प्रोहिबिट किया जाए और ओवर कैपेसिटी और ओवर फिशिंग को जो है वो रोका जा सके। तो ये एग्रीमेंट एक हिस्टोरिक अचीवमेंट था डब्ल्यूटीओ के लिए, क्योंकि पहला ऐसा एग्रीमेंट था डब्ल्यूटीओ का जो फोकस कर रहा था एनवायरनमेंट के ऊपर। तो जब ये इन्वायरमेंट का जब ये एग्रीमेंट हुआ तो ये पहला एसडीजी बना टारगेट जो कि फुली मीट हुआ है। ठीक है। फर्स्ट ब्रॉड बेस्ड बाइंडिंग मल्टीलैटरल एग्रीमेंट ये ओशन सस्टेनेबिलिटी पर डब्ल्यूटीओ द्वारा किया गया। लेकिन इस एग्रीमेंट को ऑपरेशनल होने के लिए लगभग 2/3 मेंबर्स को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस डब्ल्यूटीओ को सबमिट करने पड़ेंगे, तभी ये एग्रीमेंट जो है वो ऑपरेशनल होगा। तो कंसर्न्स क्या हैं इस एग्रीमेंट से रिलेटेड, जो इंडिया ने भी खासकर रेज़ किए हैं? तो इंडिया ने कहा है कि इस एग्रीमेंट में इंपॉर्टेंट गैप्स हैं जिससे कि अनसस्टेनेबल फ़िशिंग फिर भी चलती रहेगी, खासकर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल फ़िशिंग नेशंस द्वारा। कैसे? जैसे इसमें सस्टेनेबिलिटी एग्जेम्पशन क्लॉज है, जिसमें कहा गया है कि जो एडवांस्ड फ़िशिंग कंट्रीज़ हैं जिनके पास बेटर मॉनिटरिंग और नोटिफिकेशन कैपेबिलिटीज़ हैं, वो इन कमिटमेंट्स को अवॉइड कर सकती हैं टू कट हार्मफुल सब्सिडीज़। ठीक है। और इसमें स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन स्मॉल स्केल फिशर्स के ऊपर जो है वो प्लेस की गई हैं, खासकर क्योंकि वो डेवलपिंग नेशंस में होते हैं तो सबसे ज़्यादा उन्हें हार्म होगा। इसमें स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजंस भी दिए गए हैं स्मॉल स्केल फिशर्स के लिए, जो कि इनएडिक्वेट हैं। तो खासकर जो नॉन इंडस्ट्रियल कैरेक्टरिस्टिक्स जिस फिशिंग के हैं, सिर्फ उन्हीं को ही जो है ये एग्जेम्पशंस या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई हैं। तो उससे जो कोर इशू इंडस्ट्रियल फिशिंग का है वो तो एड्रेस ही नहीं हो रहा। तो इसलिए ज़रूरत क्या है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल फिशिंग फ्लीट्स जो डीप सी फिशिंग कर रही हैं उनको रोका जाए सब्सिडीज़ से। ठीक है। उनकी सब्सिडीज़ रोकने की ज़रूरत है। जो स्मॉल प्लेयर्स हैं लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में या डेवलपिंग नेशंस में, उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है। उनकी तो इतनी जो है वो फ़िशिंग होती भी नहीं है। ठीक है। तो स्मॉल स्केल फिशर्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने की ज़रूरत है ताकि सस्टेनेबल स्मॉल स्केल फिशिंग मेथड्स किए जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, रंगीन मछली ऐप। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज़ जो है उन्होंने रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च की है, जो कि आईसीएआर ने बना कर दी है। तो ये ऐप जो है वो ग्रोइंग नीड्स ऑफ ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर को जो है मीट करने के लिए बनाई गई है। इसको डेवलप किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का सपोर्ट लेकर। ठीक है। तो मल्टीलिंगुअल इन्फॉर्मेशन देती है ये पॉपुलर ऑर्नामेंटल फ़िश स्पीशीज़ पर इन 8 इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है। तो इस ऐप में जो है वो एजुकेशनल मॉड्यूल्स दिए गए हैं न्यू कमर्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए, जो कि ऑर्नामेंटल फ़िश इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आईसीएआर तो आपको पता ही है कि एपेक्स बॉडी है कोऑर्डिनेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, मैनेज करने के लिए रिसर्च और एजुकेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इरूला ट्राइब। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इरूला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है इरूला ट्राइबल्स की, जो लोकेटेड है चेन्नई के आउटस्कर्ट्स पे, वो एक अनसर्टेन फ्यूचर जो है वो फेस कर रही है। तो इरूला ट्राइब वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की, और ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। प्राइमरीली ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु में रिजाइड करते हैं, एज वेल एज पार्ट्स ऑफ केरला एंड कर्नाटका। इनकी लैंग्वेज इरूला है, जो कि रिलेटेड है टू तमिल और कन्नड़। ठीक है। तो इरूला पीपल कोई डेफिनेट उनका गॉड नहीं होते, वो पैंथिस्ट हैं बेसिकली, जो कि प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट्स इन ह्यूमंस और ऑब्जेक्ट्स का जो है वो वर्शिप करते हैं। इरूला हाउसेस जो है वो स्मॉल सेटलमेंट्स में बनाए जाते हैं विलेजेस में, जिनको हम मोहताज कहते हैं। तो ट्रेडिशनली ये स्किल्ड हंटर्स गैदरर्स थे, हनी कलेक्टर्स थे, और फॉरेस्ट जो है के ऊपर ही अपना सस्टेनेंस और लाइवलीहुड चलाते हैं।
तो ये स्पेशलिस्ट हैं जो ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन और हीलिंग प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करते हैं। तो इरूला की जो नॉलेज ऑफ स्नेक है और स्नेक वेनम वो लेजेंडरी है। उनकी इवन जो एक्सपर्टीज़ है उसको स्नेक रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। मेजर प्रोड्यूसर हैं ये एंटी स्नेक वेनम के कंट्री में। लगभग 80% जो वेनम चलता है कंट्री में वो जिससे कि एंटी वेनम बनाया जाता है वो यही सप्लाई करते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 42% ऑफ क्रूड ऑयल प्रोडक्शन और 53% ऑफ नेचुरल गैस आउटपुट जो है यूएस गल्फ ऑफ मैक्सिको में रुक गया था रिसेंटली बिकॉज ऑफ हरिकेन फ्रांसिन। ठीक है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको क्या है, एक पार्शली लैंडलॉक्ड बॉडी ऑफ वाटर है, साउथ ईस्टर्न पेरिफेरी ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। एक मार्जिनल सी है अटलांटिक ओशन का, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट गल्फ है, और कनेक्टेड है ये कैरेबियन सी से और अटलांटिक ओशन से। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट वाटर बॉडीज़ ऑन अर्थ है ये, और लगभग 6 लाख स्क्वायर माइल्स का एरिया ये कवर करता है। तो क्लाइमेट जो है यहाँ पर ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल टाइप रहता है। मिसिसिपी और रियो ग्रैंड यहाँ की मेजर रिवर्स हैं जो ड्रेन होती हैं इस गल्फ में। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस यहाँ पर नेचुरली पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, स्कीम फॉर बजटरी सपोर्ट फॉर इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली मॉडिफिकेशन की है बजटरी सपोर्ट जो दिया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को में इंफ्रास्ट्रक्चर को इनेबल करने के लिए। तो ये स्कीम अगले 7-8 साल के करीब चलेगी और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जाएगा और फंडिंग दी जाएगी ताकि डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर कंट्री में हो सके। तो जो मेजर चैलेंजेस आते हैं, कुछ ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को जहाँ पर खासकर रिमोट लोकेशंस में लोकेटेड हैं, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, तो उनकी जो एडिशनल कॉस्ट होती है उनको कवर किया जाएगा फंडिंग के थ्रू, चाहे उनके लिए ट्रांसमिशन लाइंस कंस्ट्रक्ट करना हो, पूलिंग करनी हो सब स्टेशंस की, रोपवेज बना कर देने हो, रेलवे साइडिंग्स देनी हो, उन्हें कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देना हो। तो ये सब के लिए जो पैसा है वो उनको फंडिंग दी जाएगी, ताकि एग्जिस्टिंग रोड्स और ब्रिजेस को भी ऑफ कोर्स इसमें स्ट्रेंथन करने का प्रोविज़न है, ताकि जो है उनको जो उनके एडिशनल कॉस्ट आ रही है वो कवर की जा सके। अदरवाइज़ तो जो रिमोट लोकेशंस पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कोई बनाएगा ही नहीं। ठीक है। तो ये सभी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो कि ओवर 25 मेगावाट के हैं उनको जो है इसमें फंडिंग जो दी जा सकेगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स भी हों चाहे पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स भी हों। ठीक है। लेकिन इसके लिए जो प्रोसेस का अप्रूवल है वो जानबूझकर रिगरस बनाया गया है ताकि ये फंडिंग जो है वो मिसयूज़ ना की जा सके। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए और आर्ट एंड कल्चर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन को डिसमिस कर दिया है जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगरा को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करे। सोचो कैसी पिटीशंस फाइल हो जाती हैं हमारे जो है जुडिशरी में। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है आपको पता है कि एक कल्चरल या नेचुरल साइट्स होती हैं जिनको लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंस्क्राइब करके। तो ये साइट्स जो है यूनेस्को डेजिग्नेट करता है जिनकी कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक या अदर फॉर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस होती है। तो ये साइट्स जो हैं डेजिग्नेट होती हैं जिनकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू हो अंडर कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल नेचुरल हेरिटेज। तो 3 टाइप्स ऑफ साइट्स होती हैं, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स साइट्स। ठीक है। तो अगर हम जुलाई 2024 का आंकड़ा देखें तो लगभग 1199 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कल्चरल साइट्स हैं। सबसे ज़्यादा जो साइट्स हैं वो इटली में लोकेटेड हैं, उसके बाद चाइना और जर्मनी में। इंडिया में 42 साइट्स लोकेटेड है। और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या है, यूनेस्को की कमेटी है जो रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के लिए। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, UNRWA। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इजराइली एक स्ट्राइक हुई है UNRWA स्कूल टर्न शेल्टर में, जिसमें कि लगभग 18 लोगों की जो है वो डेथ हुई है। तो UNRWA क्या है, एक सब्सिडरी एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसे क्रिएट किया था 1949 में, रिलीफ, हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज देने के लिए उन पैलेस्टीनियंस को जो कि अपने होम और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड लूज़ कर चुके हैं ड्यूरिंग अरब इजरायली वॉर्स। तो ओरिजिनली इसको बैरूत में हेडक्वार्टर इसका दिया गया था, बाद में उसको मूव करके वियना में कर दिया गया 1978 में। और ओस्लो अकॉर्ड साइन होने के बाद जनरल असेंबली ने डिसाइड किया कि उस एजेंसी को गाज़ा स्ट्रिप में 1996 में मूव किया जाए। जनरल असेंबली रिपीटेडली इसका मैंडेट रिन्यू करती रहती है। रिसेंटली इसका मैंडेट 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है।
तो ये अपनी सर्विसेज 5 फील्ड्स ऑफ ऑपरेशन में देता है UNRWA, चाहे जॉर्डन हो, लेबनान हो, सीरिया हो, गाज़ा स्ट्रिप हो, वेस्ट बैंक हो, और इवन ईस्ट ऑफ जेरूसलम में भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मोर देन 5 मिलियन रजिस्टर्ड पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ को ये सपोर्ट करता है। इसकी जो फंडिंग होती है वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस पर डिपेंड करती है UN मेंबर स्टेट से, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एडिबल ऑयल सिनेरियो इन इंडिया। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफिकेशन निकाल के इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ कर दी है एडिबल ऑयल्स पर, जो 0% से बढ़ाकर 20% कर दी है। तो काइंड ऑफ टोटल इफेक्टिव ड्यूटी अब एडिबल ऑयल्स पर 27.5% हो गई है। तो ये इसलिए किया गया है ताकि जो है प्रोड्यूसर्स जो हैं वो डोमेस्टिक्स जो आपके फार्मर्स हैं उनके ऊपर जो है उनसे ऑयल सीड्स प्रोक्योर करें। तो एडिबल ऑयल का अगर हम सिनेरियो देखें इंडिया में, तो एडिबल ऑयल मेनली वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जो कि रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू जो है वो आगे बढ़ते हैं। और वेजिटेबल ऑयल को कहा जाता है कि ये कंपैरेटिवली हेल्दियर अल्टरनेटिव है, और इनमें मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं रैदर दैन एनिमल फैट्स। तो इंडिया लगभग 5 to 6% ऑफ वर्ल्ड ऑयल सीड प्रोडक्शन को केटर करता है। और एक रिपोर्ट निकाली थी नीति आयोग ने जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लोर किया गया था कंट्री के करंट स्टेट ऑफ एडिबल ऑयल सेक्टर को और उसका फ्यूचर पोटेंशियल को। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले पास्ट डेकेड्स में पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एडिबल ऑयल जो है वो ड्रामेटिकली बढ़ी है, लगभग 19 के आसपास या 20 kg पर ईयर के आसपास ये अभी एग्जिस्ट करती है। और इस सर्ज इन डिमांड की वजह से जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो आउटपेस हो चुकी है, इसलिए हमें हैवीली इंपोर्ट करना पड़ता है एडिबल ऑयल्स को। तो एक सब्सटेंशियल चैलेंज है कंट्री के लिए, खासकर अगर हम सेल्फ सफिशिएंसी चाहते हैं एडिबल ऑयल्स में। अगर हम कुछ भी एक्शन ना लें तो नेशनल सप्लाई ऑफ एडिबल ऑयल जो है वो बढ़ती हुई 16 मिलियन टन तक हो जाएगी 2030 में, और 26.7 मिलियन टन हो जाएगी 2047 में। लेकिन हमें इसे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हम अपने इंपोर्ट को रोक सकें। उसके लिए क्रॉप रिटेंशन करना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा लैंड अंडर कल्टीवेशन लेकर आओ स्पेसिफिक ऑयल सीड्स के। वर्टिकली भी एक्सपैंड करना पड़ेगा, मतलब यील्ड भी बढ़ानी पड़ेगी ऑयल सीड कल्टीवेशन की। एक डायनामिक ट्रेड पॉलिसी बनाने की भी ज़रूरत है ताकि बैलेंस ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं NSE कोलोकेशन केस। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेबी ने चार्जेस ड्रॉप कर दिए हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और उनके 7 फॉर्मर टॉप ऑफिशियल्स के अगेंस्ट 5 years आफ्टर पेनलाइजिंग दैम। कोलोकेशंस जो फैसिलिटी का स्कैम एक सामने आया था। तो NSE पहले हम देखते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है, तो 1994 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और 6th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इन द वर्ल्ड, अगर हम इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन से हम मेजर करें। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो है और इसके साथ आई मीन जो NSE और BSE की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $4.33 ट्रिलियन की पहुंच चुकी है, जिसका मतलब इंडिया 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट वर्ल्ड वाइड बन चुका है। तो NSE के पास जो निफ्टी का इंडेक्स है वो भी NSE का बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जब से शुरू हुई है तब से जो इंडियन स्टॉक ट्रेडिंग है वो ज़्यादा एक्सेसिबल और एफिशिएंट हो चुकी है। NSE को जो है वो सेबी ही ऑफ कोर्स रेगुलेट करता है। तो कोलोकेशन केस क्या था? कोलोकेशन में क्या होता है कि NSE का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में, वहाँ पर जो है कुछ ब्रोकर्स को जो है वो रेंट पे फैसिलिटीज़ दे दी गई थी। तो उससे क्या होता है कि जो NSE के सर्वर्स के पास वो ब्रोकर्स के भी अपने सर्वर आ गए थे। तो जो ऑर्डर्स जो कि ब्रोकर्स प्लेस करते थे कोलोकेशन सर्विस की वजह से, होता क्या है कि NSE अपने जो सर्वर्स को के साथ कोलोकेशन उनको फैसिलिटीज़ दे रहा था उन ब्रोकर्स को। तो उससे क्या हो रहा था कि जो डेटा एक्सचेंज है वो फास्ट हो रहा था, अगर एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल सिनेरियो होता है जिसमें कि आपके जो ब्रोकर्स के सर्वर अलग अलग लोकेशंस पे लोकेटेड होते हैं। तो इन लोकेशंस को एक प्रेफरेंशियल एक्सेस मिल जाता था कुछ नैनो सेकेंड्स का, फास्टर दैन द रेस्ट ऑफ द मार्केट। तो कुछ ब्रोकर्स ने इसका अनफेयर एडवांटेज लिया क्योंकि वो ज़्यादा बेटर हार्डवेयर और अर्ली लॉगिन करने लगे। सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ ये मार्केट मैनिपुलेशन था। ये होता कैसे था? डार्क फाइबर का इस्तेमाल करते हुए। तो मतलब कुछ स्प्लिट सेकंड फास्ट एक्सेस मिल जाता था उन्हें एक्सचेंज के डेटा फीड का एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल या फिर रेस्ट ऑफ द मार्केट। तो इस स्पीड एडवांटेज की वजह से जो है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जो है वो जो कि क्रिटिकल होती है इसमें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, उसकी वजह से जो है मार्केट मैनिपुलेशन हो रही थी। ओके,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट जो आपके आईआईएससी बेंगलुरु में हैं, उन्होंने मोमेंटस ब्रेक थ्रू किया है न्यूरोमॉर्फिक या फिर ब्रेन इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में, जिससे इंडिया जो है वो ग्लोबल एआई रेस में बहुत आगे बढ़ सकता है। तो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, इसको हम न्यूरोमॉर्फिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ये एक अप्रोच है कंप्यूटिंग की जो मिमिक करती है कैसे ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है। तो ये इसमें जो है हार्डवेयर ऐसा बनाना पड़ता है, सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना पड़ता है जो कि सिमुलेट कर सके न्यूरल और सिनेप्टिक स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस ऑफ द ब्रेन को। ठीक है, तो ये एक ऐसा टाइप ऑफ इसमें कैसे वर्क करता है ये स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स द्वारा, जो कि बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं जिनमें स्पाइकिंग न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस को जो है वो आर्टिफिशियल लगाया जाता है। तो ये रियल टाइम लर्निंग न्यूरोमॉर्फिक डिवाइसेस जो हैं वो रियल टाइम लर्निंग कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूसली अडेप्ट कर सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं और इनपुट और पैरामीटर के बेसिस पर। तो न्यूरोमॉर्फिक डिवाइसेस जो है वो एक एज मैनी टास्क जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं जैसे जितना कि एक ह्यूमन न्यूरॉन्स कर सकते हैं एट एनी गिवन टाइम। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडेक्स एक्स समिट। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड एडिशन ऑफ इंडस एक्स समिट जो है वो कंक्लूड हुआ है तो यूएस में रिसेंटली, जिससे कि एडवांसमेंट हमें देखने को मिलेगी जॉइंट डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम बिटवीन इंडिया और यूएस में। तो इंडस एक्स समिट जो है वो 2023 में लॉन्च किया गया था जब पीएम मोदी यूएस में विजिट कर रहे थे, ताकि स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और डिफेंस इंडस्ट्री कॉपरेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में बढ़ाया जा सके। तो एक डिफेंस इनोवेशन ब्रिज है बेसिकली ये, हाई टेक कॉपरेशन करने के लिए। तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ जैसे कि को प्रोड्यूसिंग ऑफ जेट इंजन्स, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी और इन्फेंट्री व्हीकल्स, इन इनिशिएटिव्स को जो है वो एक्सप्लोर किया जाता है। तो इसमें जो है आईडेक्स जो इंडिया की तरफ से है और डिफेंस इनोवेशन यूनिट जो यूएस की तरफ से है वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो आईडेक्स क्या है? इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था, ताकि एक इनोवेशन इकोसिस्टम डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में जो है कल्टीवेट किया जा सके। अब इसमें जो है ग्रांट और सपोर्ट दी जाती है आर&डी के लिए इंडियन डिफेंस और एरोस्पेस मार्केट को। तो ये फंड और मैनेज किया जाता है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बायो डीकम्पोजर। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने कहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी हैं बायो डीकम्पोजर स्प्रे करने के लिए ओवर 5000 एकर्स ऑफ फार्म लैंड न्यू दिल्ली में। तो बायो डीकम्पोजर क्या होता है? एक माइक्रोबियल लिक्विड स्प्रे जो कि पैडी स्टबल के ऊपर स्प्रे किया जाता है, ताकि जो पैडी का स्टबल है वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए सॉइल में ब्रेक डाउन होके, ताकि फार्मर्स को उसे जलाना ना पड़े। तो इसको डेवलप किया गया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, और इसको स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एनसीटी ऑफ दिल्ली यूज़ करते हैं। तो बायो डीकम्पोजर स्प्रे करने से फार्मर्स को अपने पैडी स्टबल को जलाना नहीं पड़ेगा, जिससे कि पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकेगा। और ये सॉइल को भी अनरिच करता है ऑर्गेनिक कार्बन से, न्यूट्रिएंट से, और बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव करता है सॉइल की। तो एक खासकर ये एफिशिएंट और इफेक्टिव और चीपर वे है ये स्टबल बर्निंग को रोकने का। ओके, और इन्वायरमेंटली भी फ्रेंडली है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is agreement on fisheries subsidies. This topic is important for your economy section. So small scale fishers from around the world have expressed their concerns regarding the current World Trade Organization proposed tax on fisheries subsidies. So if we want to look at the current state of world fish stocks, then we should know that estimated 37.7% of world's fish stocks are overfished now, compared to just 10% in 1974. $35 billion of government funding is allotted to fishing, and the main subsidizers are China, EU, US, South Korea and Japan. However, Government of India estimates that each fisher family receives less than $15 in subsidies per year in India. Okay, so India is not a big subsidizer. So the WTO agreement on fisheries subsidies was adopted at the 12th Ministerial Conference in 2022, which marks a major step forward for the ocean sustainability. And this agreement prohibits harmful fisheries subsidies, which are contributing to overcapacity and overfishing, and they are a key factor in the widespread depletion of the world's fish stocks. This agreement is a historic achievement because this is the first WTO agreement which will focus on environment, and it is the first broad binding multilateral agreement on ocean sustainability as well. So this agreement, if
this agreement has to become operational, at least two-thirds of the members will have to deposit their instruments of acceptance with the WTO. Okay, but there are concerns, because, especially those raised by India. So India is drawing attention to the important gaps which could support unsustainable fishing practices, especially by large-scale industrial fishing nations. For example, the sustainability exemption clause in the proposed text allows advanced fishing countries with better monitoring and notification capabilities to avoid commitments to cut harmful subsidies. However, it has also placed strict restrictions on small scale fishers, especially those in developing nations, and the proposed special and differential treatment provisions for small scale fishers are just for the namesake, and they are inadequate, and they are of non-industrial characteristics, which is basically not addressing the core issue of industrial fishing. So therefore there is a need for large scale industrial fishing fleets which are engaged in deep sea fishing to be restrained by subsidies for the fishing industry. Instead, we need to encourage small scale players uh, who should not be deterred by the support that many developing countries and many least developed countries are providing to them. So small scale fishers require strong support for sustainable small scale fishing methods. So the next topic is Rangeen Machli app. This topic is important for your economy section. So recently, Union Minister of Fisheries has launched the Rangeen Machli mobile app at the ICAR Central Institute of Freshwater Aquaculture. So Rangeen Machli app is designed to meet the growing needs of the ornamental fisheries sector, providing crucial knowledge resources for hobbyists, aquarium shop owners, and fish farmers. So it has been developed by ICAR's Central Institute. So it provides multilingual information on popular ornamental fish species in 8 Indian languages, and this app also includes educational modules for both newcomers and professionals. So what is ICAR? We all know that it is an apex body for coordinating, guiding, and managing research and education in agriculture sector in the entire country. Okay. So the next topic is Irula tribe. This topic is important for your social issues. So Irula Snake Catchers Industrial Cooperative Society is located on Chennai, which is located on Chennai's outskirts, is facing an uncertain future. So, what is Irula tribe? It is one of the oldest indigenous communities of India, and they are the particularly vulnerable tribal group. They live primarily in the northern districts of Tamil Nadu as well as parts of Kerala and Karnataka. Their language Irula is related to Tamil Nadu, related to Tamil and Kannada, and these Irula people do not have a definite god for them, so they are pantheists basically. So Irula houses are built together in small settlements or villages which are called motas. So traditionally they have been skilled hunters, gatherers, and honey collectors, but they are specialists in the traditional herbal medicine. They are very famous for their knowledge of snakes and the snake venom, and the Irula Snake Catchers Industrial Cooperative Society is a major producer of anti-snake venom in the country, and it supplies almost 80% of the venom which goes into making of anti-venom in India. Okay, so they have used their traditional knowledge and skills to catch snakes, extract venom, and release the snakes back into wild without harming them. Okay. So the next topic is Gulf of Mexico. This topic is important for your international relations. So about 42% of crude oil production and 53% of natural gas output in the US Gulf of Mexico was affected by the Hurricane Francine. So Gulf of Mexico is a partially landlocked body of water on the southeastern periphery of the North American continent. So it is a marginal sea of the Atlantic Ocean and world's largest gulf. So it is surrounded uh, so it is connected to the Caribbean Sea and with the Atlantic Ocean as well. So it is one of the largest and oldest water bodies on earth, and it covers an area of almost 6 lakh square miles. The climate here varies from tropical to subtropical type. The Mississippi and the Rio Grande are the two major rivers which drain into this gulf, and the Gulf of Mexico contains large deposits of petroleum and natural gas as well. Okay. So the next topic is scheme for budgetary support for enabling infrastructure for hydroelectric project. So this topic is important for your economy section. So Union Cabinet has recently approved the proposal of Ministry of Power for modification of scheme for budgetary support of the cost of enabling infrastructure for hydroelectric projects. Okay, so this scheme will run for the next 7 years,
and the aim is to enhance infrastructure and support the development of hydropower in India. So there are certain challenges. We all know that certain hydropower projects, they face major challenges, especially those who are located in remote locations which have inadequate infrastructure. So they have certain additional costs. So this scheme aims to basically cover those additional costs by funding for the construction of transmission lines, upgrading pooling substations, developing ropeways for them, railway sidings, communication infrastructure, existing strengthening the existing roads and bridges for them. Okay, so that their cost of operations come down. Otherwise, nobody would, no company would like to operate the hydropower projects in those remote locations which have inadequate infrastructure. So this scheme will support hydropower projects with cumulative generation capacity of approximately 31,000 megawatt plus, and this scheme would apply to all hydropower projects which are over 25 megawatts, which includes both private sector projects and pumped storage projects as well. So this scheme will have a rigorous approval process so as to eliminate the chances of misuse. So the next topic is World Heritage Site. This topic is important for your environment and your art and culture section. So the Supreme Court has recently dismissed an application which was seeking to declare the city of Agra as a World Heritage Site. So World Heritage Sites are of cultural or natural sites. They are cultural or natural sites with legal protection, but they are inscribed on the UNESCO World Heritage Site list, and they are designated by UNESCO. So I don't know who thought that Supreme Court has the authority to designate them. So, anyways, these sites are designated by UNESCO for having cultural, historical, scientific, and or other forms of significance. So, these sites are designated as having of outstanding natural value under the convention. Okay, so there are three types of such sites: cultural, natural, and mixed sites. And as of July 2024, a total of 1199 World Heritage Sites exist. The countries with the most sites are Italy, China, and Germany, and India has about 42 such sites. So, what is the World Heritage Committee? It is a committee of UNESCO, and it is responsible for the implementation of World Heritage Convention. Okay. So the next topic is UNRWA. This topic is important for your international relations. So an Israeli strike on UNRWA school turned shelter has killed almost 18 people. So what is UNRWA? It is a subsidiary agency created by UN General Assembly in 1949 to provide health, relief, and education services for Palestinians who have lost their homes and their means of livelihood during the Arab-Israeli wars. Okay, so this UNRWA began operations in 1950, and UNRWA was originally headquartered in Beirut, but it was moved to Vienna in 1978. Following the conclusion of Oslo Accords in early 1990s, the General Assembly moved the agency to the Gaza Strip in 1996 to demonstrate the General Assembly's commitment to the Arab-Israeli peace process. So, in the absence of a solution to Palestinian refugee problem, the General Assembly has repeatedly renewed UNRWA's mandate, most recently extending it to 2026. So it provides services in the 5 fields of operations: Jordan, Lebanon, Syria, Gaza Strip, West Bank, including in the east of Jerusalem. So it supports more than 5 million registered Palestinian refugees, and it is funded almost entirely by voluntary contributions from the UN member states. Okay. So the next topic is edible oil scenario in India. This topic is important for our economy section. So Ministry of Finance has issued a notification to increase import duty on edible oils from 0% to 20%. So this will take the total effective duty on edible oils to 27.5%. Okay. So the attempt is to make India self-dependent and to force or to incentivize the producers of oil seeds or vegetable oil to procure their oil seeds from local producers or local farmers. So what is the scenario of edible oil in India? So edible oils are basically vegetable oils which are subjected to several refining processes, and these vegetable oils are considered the healthy alternative as compared to the animal fats. So India contributes about 5 to 6% of the world's oil seeds production, and recently the Niti Aayog has released a report regarding the current state of India's edible oil sector and its future potential. So this report has highlighted that over the past 1 decade, per capita consumption of edible oil in the country has seen a dramatic rise, and this surge in demand has significantly outpaced domestic production, which is why we are heavily reliant on imports now.
This situation is presenting a substantial challenge to the country's goal of achieving self sufficiency in edible oils. And if we do not make any change, the national supply of edible oil is projected to increase to 16 million tons by 2030 and 26.7 million tons by 2047. But we need strategic interventions so as to achieve self sufficiency in this sector and reduce our reliance on imports. Okay, so of course, we need to retain crops and diversify. We need horizontal expansion as well, which means we need to bring more land under cultivation for specific oil seeds. We need to focus on vertical expansion as well, which means the enhancing of the yield of existing oil seed cultivation. We also need to develop a dynamic trade policy for balanced growth. Okay, so the next topic is NSE co-locations case. This topic is important for your economy section. So Securities and Exchange Board of India has dropped charges against the National Stock Exchange and 7 of its former top officials 5 years after penalizing them for their lapses in high frequency trading through NSE's co-location facility. So NSE is India's largest financial market, which was incorporated in 1992 and launched in 1994. It is headquartered in Mumbai, and as of December 2023, the NSE was the sixth largest stock exchange in the world as measured by the market capitalization. And in January 2024, its market capitalization and that of the Bombay Stock Exchange totaled about $4.33 trillion. NSE's benchmark stock market index is the Nifty 50. Okay, so NSE is of course regulated by SEBI. So what is this co-location case? So there were allegations regarding granting preferential access to certain brokers through the co-location facility of NSE between 2012 and 2014. So this co-location facility basically allowed the NSE to allow certain brokers to keep their servers near the exchange servers. Okay, because they basically rented out a facility to certain brokers within the NSE headquarters. So this allowed these brokers advantage over other brokers through faster data transmission, because the orders which were placed by these brokers who had co-location servers reach the exchange faster than those without them. Okay, which also allowed the brokers to get price feed nanoseconds faster than the rest of the market. Some brokers also gained unfair advantages by using the better hardware and early login. Okay, so this is a form of sophisticated market manipulation, and this was facilitated by dark fiber, which allows a split second faster access to exchange data feed. Okay, so this speed advantage, which is critical for algorithmic trading, led to market manipulation. So the next topic is neuromorphic computing technology. This topic is important for your science and tech section. So scientists at the IISc Bengaluru are reporting a momentous breakthrough in neuromorphic or brain-inspired computing technology, which could potentially allow India to play a global leadership role in the global AI race. Okay, so what is neuromorphic computing technology? It is also known as neuromorphic engineering, which is an approach to computing that mimics the way human brain works. So it entails designing hardware and software which simulate the neural and synaptic structures and functions of the brain to process information. So how does it work? So it works through spiking neural networks. So a spiking neural network is a type of artificial neural network which is composed of spiking neurons and synapses. So synapses create pathways between neurons, and which also leads to delay and weight values associated with them. So what are the benefits? So neuromorphic devices will be designed for real-time learning, and neuromorphic devices can execute as many tasks as there are neurons at a given time. So the next topic is Indus X Summit. This topic is important for your security section. So the third edition of Indus X Summit has recently concluded in the US, and uh, it is basically giving an advancement of a joint defense innovation ecosystem in India and the US. So Indus X Summit was launched in 2023 during the state visit of PM Modi to US. So the objective is to expand strategic technology partnerships and defense industrial cooperation between the governments, businesses, and academic institutions of India and US. So Indus X will be the defense innovation bridge between the two sides, and the focus is on advancing high-tech cooperation and exploring the possibilities for co-producing of jet engines, long-range artillery, and infantry vehicles. So it has been steered by the Innovation for Defense Excellence on behalf of India,
and Defense Innovation Unit on behalf of US. So what is Innovation for Defense Excellence? So it is a flagship scheme for Ministry of Defense launched in 2018, and the aim is to cultivate an innovation ecosystem in the defense and aerospace sector by collaborating with startups, innovators, MSMEs, incubators and academia. So it will be funded and managed by the Defense Innovation Organization, which has been formed as a not-for-profit organization as per the Companies Act for this purpose. Okay, by the two founder members, that is the Defense Public and Sector Undertakings, the HAL and BAIL. Okay. So the next topic is biodecomposer. This topic is important for your environment section. So recently the environment minister has said that the Delhi government has started preparations to spray biodecomposer over 5,000 acres of farmland in New Delhi. So what is biodecomposer? It is a microbial liquid spray which is when sprayed onto paddy stubble breaks it down in a way that it can be easily absorbed into the soil, whereby farmers will have no need to burn the stubble then. Okay, so it has been developed by Indian Agriculture Research Institute, and it is being used by states like Punjab, Haryana, UP and city of Delhi. So by spraying this biodecomposer, farmers won't need to burn their paddy stubble, which will help in reducing pollution and also increasing the soil fertility. It will also enrich the soil with organic carbon, nutrients, and soil biological and physical properties. So basically, it's an effective and efficient way. It's a cheaper and practical technique to stop stubble burning, and it is also environment friendly as well. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.